1857 की क्रांति। अक्सर हम सुनते हैं कि एक सिपाही विद्रोह था, पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज इस डीप डाइव में हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम इसी उथल पुथल वाले दौर की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इतनी बड़ी आग लगाई। सही बात है। ये आग कहाँ तक फैली, इसके नायक कौन थे, और फिर अंत में इसका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ बंदूक और कारतूस का नहीं था, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, कई परतें थी इसमें। अगर हम स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि ये गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा था। कई कारण थे। हाँ। जैसे आर्थिक मोर्चे पर अंग्रेजों की नीतियां थीं, खेती का पूरा पैटर्न बदल दिया उन्होंने। हाँ, वो वाणिज्यीकरण जिसे कहते हैं। हाँ, और किसानों को नील जैसी फसल उगाने पर मजबूर करना, वो ददनी प्रथा थी ना। बिल्कुल, मतलब एडवांस देकर कम दाम पर सौदा पक्का कर लेना। बहुत शोषण था उसमें। और उधर जो हमारे छोटे मोटे उद्योग थे वो खत्म हो रहे थे। सही कहा। फिर वो राजनीतिक कारण, डलहौजी की वो बदनाम राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, मतलब किसी शासक का अगर अपना बेटा नहीं है या उत्तराधिकारी नहीं है तो रियासत अंग्रेजों की हो गई। झांसी, संबलपुर, कई उदाहरण हैं। और पेंशन बंद कर दी, जमींदारियां छीन ली। स्रोत बताते हैं कि अकेले अवध में ही कोई 20,000 से ज्यादा जमींदारों पर असर पड़ा। सोचिए कितना बड़ा असंतोष पैदा हुआ होगा इससे। और ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक चोट नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। जैसे अंग्रेजों ने कुछ समाज सुधार किए, सती प्रथा रोकी, विधवा पुनर्विवाह कानून लाए। हाँ, जो आज हमें सही लगते हैं। बिल्कुल। इरादे शायद नेक हों, पर उस वक्त कई भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म और परंपरा पर हमला है। और ऊपर से वो ईसाई मिशनरियों का प्रचार और भारतीय धर्मों की आलोचना करना। अच्छा। ये सब मिलकर एक तरह का विस्फोटक माहौल बना रहे थे। गुस्सा सिर्फ सिपाहियों में नहीं था, किसान, जमींदार, शासक, आम लोग, सब में पनप रहा था। तो मतलब एक तरह से बारूद तैयार था, बस एक चिंगारी चाहिए थी। बिल्कुल। और वो चिंगारी आई एनफील्ड राइफल के रूप में। वो अफवाह, हाँ, कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हाँ, और उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। इसने तो मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को सीधे सीधे भड़का दिया। यही वो ट्रिगर पॉइंट बना। और फिर 10 मई 1857 मेरठ, वहां विद्रोह भड़क गया। हाँ, वहां से शुरुआत हुई। सैनिक दिल्ली चल पड़े और वहां जाकर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, एक प्रतीक के तौर पर। और फिर तो जैसे आग फैल गई। हाँ। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, कानपुर में नाना साहब थे और उनके साथ तात्या टोपे। हाँ, धुंधु पंत और रामचंद्र पांडुरंग। और झांसी, वहां रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वीरता की तो बात ही क्या है, कैसे वो जनरल हीरोज की सेना से लड़ी। बिल्कुल, उनकी कहानी तो आज भी प्रेरणा देती है। फिर बिहार में कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, मतलब कई नाम हैं। हाँ, कई केंद्र बने और स्थानीय नेता उभरे, लेकिन इसमें एक बात साफ दिखती है। क्या? कि नेतृत्व काफी बिखरा हुआ था। मतलब स्थानीय स्तर पर केंद्रित था ज्यादा, हर कोई अपने इलाके में लड़ रहा था। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, उनके पास कैम्पबेल, ह्यूरोज, निकोलसन जैसे अनुभवी कमांडर थे और उनके पास एक केंद्रीय रणनीति थी जिसने उन्हें इस विद्रोह को दबाने में मदद की। बिल्कुल। तो फिर इस पूरी उथल पुथल का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? स्रोतों के हिसाब से देखिए, सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रभाव तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित करके भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। सत्ता सीले महारानी के पास चली गई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। और अंग्रेजों ने अपनी नीतियां भी बदली, जैसे वो राज्य हड़पने वाली नीति छोड़ दी। हाँ, दोस्ती करने लगे देसी रियासतों से। बिल्कुल। और सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल न देने का वादा किया। कम से कम कहने को तो यही था। सेना में भी बदलाव हुए ना? हाँ, सेना का पुनर्गठन हुआ, उसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और सिख, गोरखा जैसी रेजिमेंट को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जिन्हें उन्होंने मार्शल रेस कहा। शुरुआत में शायद मुसलमानों को ज्यादा जिम्मेदार माना गया था विद्रोह के लिए। हाँ, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये इतना बड़ा विद्रोह था तो असफल क्यों रहा, मतलब अपने तात्कालिक लक्ष्य में? इसके भी कई कारण स्रोत बताते हैं। एक तो जैसा हमने कहा, एक कुशल और एकीकृत नेतृत्व की कमी थी। हाँ, बहादुर शाह जफर तो नाम मात्र के नेता थे। बिल्कुल। बाकी सब नेता अपने अपने क्षेत्र में मजबूत थे,
पर कोई एक सबको साथ लेकर चलने वाला राष्ट्रीय नेता नहीं उभर पाया। और कोई स्पष्ट योजना भी नहीं थी शायद। सही कहा, संगठन और एक निश्चित योजना का अभाव था। विद्रोह अलग अलग समय पर अलग अलग जगह भड़का, जिससे अंग्रेजों को एक एक करके निपटने का मौका मिल गया। और ये भी था कि समाज का हर तबका साथ नहीं आया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था वो काफी हद तक इससे अलग रहा। और कई बड़ी रियासतें जैसे पटियाला, हैदराबाद, ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कारण था। और फिर अंग्रेजों के साधन। हाँ, उनके हथियार बेहतर थे। और संचार के साधन, रेलवे, डाक, तार। इसने उनकी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने और आपस में समन्वय बनाने में बहुत मदद की। ये सोचने वाली बात है, क्या उस वक्त के बिखरे हुए भारत में, जहां आना जाना, बातचीत करना इतना मुश्किल था, एक एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व बन पाना संभव भी था? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद उस वक्त के हालात में वैसी एकता या वैसा नेतृत्व मुश्किल था जैसा हम आज के संदर्भ में सोचते हैं। लेकिन इस असफलता के बावजूद 1857 का महत्व कम नहीं होता। इसने पहली बार एक अखिल भारतीय दुश्मन, मतलब अंग्रेजी राज के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर लोगों को खड़ा किया। भले ही उनके कारण अलग अलग रहे हों। हाँ बिल्कुल, इसने अनजाने में ही सही भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बना। और ये भी दिखा दिया कि अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, उनकी कमजोरियां भी उजागर हुई। इतिहासकारों ने इसे कैसे देखा है? इसमें तो काफी मतभेद हैं शायद। हाँ, बहुत मतभेद हैं। कुछ अंग्रेज इतिहासकार जैसे जॉन लॉरेंस इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह मानते हैं। अच्छा। तो वहीं बेंजामिन डिज़रायली जैसे उस समय के ब्रिटिश राजनेता ने इसे पार्लियामेंट में राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। दिलचस्प है। कुछ ने इसे और भी अलग रंग दिया, जैसे एलियार रीज ने कहा कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ओहो। आउटरम और टेलर जैसे अधिकारियों ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। मतलब अलग अलग नजरिए। हाँ, और भारतीय नजरिए से देखें तो वहां भी भिन्नता है। वीडी सावरकर ने इसे अपनी किताब में भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। हाँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बिल्कुल। जबकि आरसी मजूमदार जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकार मानते हैं कि यह न तो पहला था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, उनका ये मानना था। हाँ, और एसएन सेन की किताब 1857 भी है, जो एक तरह से सरकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये सारी अलग अलग व्याख्याएं दिखाती हैं कि ये घटना कितनी जटिल और बहुस्तरीय थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1857 सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्यों में सफल न हुआ हो, पर इसने कंपनी राज का अंत कर दिया और भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में, उसे आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। निश्चित रूप से। और यहाँ एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। स्रोत हमें बताते हैं कि विद्रोहियों के उद्देश्य बहुत अलग अलग थे। कोई अपनी रियासत वापस चाहता था, कोई अपनी जमींदारी, हाँ, कोई आर्थिक बोझ कम करना चाहता था, तो कोई अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था। सही बात है। तो इन अलग अलग और कभी-कभी शायद एक दूसरे से उलट हितों को देखते हुए उस दौर के राष्ट्रवाद को हम आज के राष्ट्रवाद के चश्मे से कैसे समझें? ये सोचने वाली बात है। क्या ये वाकई एक साझा राष्ट्रीय भावना थी जैसी हम आज समझते हैं, या फिर ये अलग अलग समूहों का एक साझा दुश्मन के खिलाफ वक्त की जरूरत के हिसाब से बना एक गठजोड़ था? इस पे जरूर सोचना चाहिए।